नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए उमड़ी इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में मोदी कितने हिट रहे हैं। भारत नेपाल संबंधों के लिए हिट शब्द का इस्तेमाल मोदी ने ही अपने भाषण में किया, लेकिन ये शब्द नेपाल में उनकी लोकप्रियता के लिए फिट साबित हो रहा है। नेपाल में इस वक्त हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी को वो जगह दी गई जो राजाओं को दी जाती है। हमारे संबंध दिलों की दास्तान है। संसद में अपने भाषण से नेपाली लोगों का दिल जीतने वाले मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी है। मोदी की इस पड़ोस नीति पर अब दुनिया भर की नजर है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता देकर बुलाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से रिश्ते बेहतर किए। तमाम विरोध के बावजूद श्रीलंका के राष्ट्रपति का भी स्वागत किया। पहली विदेश यात्रा हुई तो भूटान को चुना। 17 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत के लिए नेपाल गए। ये मोदी की पड़ोस नीति है। Confidence building is one of the major issue, and I think that Modi ji through this visit and through his speech in the parliament, he created a very positive atmosphere for building a new level of confidence. स्थिति पर उनके दिल में और हिंदुस्तान के दिल में नेपाल क्या पोजीशन क्या है तो वेरी क्लियरली विविडली रख दिया। प्रश्नकाल में चर्चा इसी बात की कि क्या नरेंद्र मोदी की कमान में भारत की विदेश नीति का एक नया दौर शुरू हुआ है। क्या पड़ोसी देशों को लेकर मोदी का रुख भारत को एशिया की महाशक्ति बनाने में मदद करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के नेपाल दौरे के बाद अब से कुछ देर पहले दिल्ली लौट आए। मोदी का दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। सालों के विवाद के बाद दोनों ही देश 1950 में हुई इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी पर अब उसकी पूरी तरीके से समीक्षा करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के बीच मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में इसका ऐलान किया गया। इससे पहले आज दिन में मोदी ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। मोदी ने जिस तरह से पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक किया, उस तरह से रुद्राभिषेक करने का अधिकार सिर्फ नेपाल नरेश को हासिल है। इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का विषय। नेपाल में मोदी रहे सुपरहिट और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या मोदी की पड़ोस नीति हो सकती है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा कारगर। तो आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y, और अगर आपको लगता है कि नहीं इन नेताओं से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं मोदी को फिलहाल, तो टाइप कीजिए PKP_N और मैसेज कर दीजिए इसे 51818 पर। तो मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह प्रश्नकाल में मौजूद है विशेष पैनल। दिल्ली से हमारे साथ आगे जुड़ेंगे बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी, कांग्रेस के संजय निरुपम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नेपाल में भारतीय राजदूत रहे अरविंद रामदेव भी हमारे साथ है, और स्टूडियो में है नरेंद्र मोदी पर किताब लिखने वाले लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय। लेकिन अपने पैनलिस्ट्स का रुख करने के पहले हम सबसे पहले दर्शकों के कुछ बातों को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। पटना से प्रीति भगत ने अपना प्रश्न पूछा है, सुनते हैं प्रीति का सवाल। 17 साल में भारतीय प्रधानमंत्री का पहला नेपाल दौरा और युद्ध से बुद्ध की बात, क्या यह बाकी राजनेताओं से रिश्तों को ज्यादा आगे ले जाने की बात नहीं है? उधर फेसबुक पर रूही शर्मा ने लिखा है कि मोदी पड़ोस नीति के मामले में अपने से पहले बने प्रधानमंत्रियों से आगे नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर रवि प्रकाश सिंह ने लिखा है कि मोदी आंख दिखाने या आंख झुकाने की बजाय आंख मिलाकर बात करने की नीति पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं संजय निरुपम जी आपके पास मैं शुरू कर सकूं, आपको लगता है कि इस वक्त कम से कम यूपीए की सरकार में 10 साल तक जो गर्माहट देखने को नहीं मिली नेपाल के साथ संबंधों में, वो कम से कम इस दौरे में निश्चित रूप से भरपूर मात्रा में नजर आई? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेपाल यात्रा अपने आप में एक स्वागत योग्य घटना है। निश्चित तौर पर नेपाल हमारा बहुत ही करीबी देश है और वहां के लोगों के मन में भारत के प्रति अगाध प्रेम होता है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी वहां गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन
बार बार जो इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि 17 साल में पहली बार प्रधानमंत्री का दौरा, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही दोष देने की जरूरत है, थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दोष दे दीजिए। भाई यूपीए की सरकार से पहले अटल जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री, 6 वर्षों तक अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो मोदी क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अटल जी से भी आगे निकल गए? वो जो काम अटल जी नहीं कर पाए वो मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार का बड़बोलापन अच्छी बात नहीं है। हाँ, पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता है और मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं नेपाल की एक अच्छी यात्रा के लिए, लेकिन नेपाल से क्या निकल के आता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करना बहुत अच्छी बात है, मैं खुद पशुपतिनाथ जी का भक्त हूं, लेकिन सिर्फ पशुपतिनाथ जी के मंदिर में रुद्राभिषेक करना और 3 करोड़ रुपए का 2500 किलो चंदन की लकड़ी चढ़ा देने से सब कुछ नहीं होगा। वो एक आवश्यक चीज हो सकता है, लेकिन नेपाल से जो हमको बिजली मिलनी चाहिए वो बिजली के संदर्भ में कुछ निकल के नहीं आया। जिस दिन मोदी जी उतरे हैं बिल्कुल उसी समय नेपाल का कैबिनेट यह फैसला करता है कि आने वाले 45 दिनों के बाद ही हम पावर ट्रेडिंग और डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय का होमवर्क कमजोर था। ये मोदी जी के जाने से पहले इस प्रकार की बातचीत हो जानी चाहिए थी, एक निष्कर्ष निकलना चाहिए था। संजय जी, काफी सारी बातें आपने यहाँ पर रेस की हैं। अरविंद रामदेव जी, एम्बेसडर, आपको लगता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के दौरे को तुरंत जो है सुपरहिट कह देना या उनकी पड़ोस नीति को सुपरहिट कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी? इनफैक्ट बड़बोलापन का इस्तेमाल किया संजय निरुपम ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सुपरहिट है या हिट है। ये विजिट, ये जो भेंट है वो जाना जरूर था, क्योंकि बहुत साल से यहाँ से कोई प्रधानमंत्री जी का जाना हुआ नहीं था। क्यों नहीं गए, इससे ज़्यादा अब जाने से क्या फायदा होगा, इस पर ख्याल करना चाहिए। ये किसी से दोष देना या दोष देने की बात नहीं है। आंखों में आंख मिला के बात करना और आपस की समझदारी बढ़ाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा से ये काम की नई शुरुआत होगी। अब असर आपके पास झट से ये भी पूछूंगी, जिस तरीके से संजय निरुपम ने जिक्र किया कि भाई 17 सालों में तो वाजपेयी जी की भी सरकार थी, हालांकि वो सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जरूर गए थे काठमांडू पिछली दफा 2002 में, लेकिन वो भी द्विपक्षीय दौरे पर नहीं जा सके थे। क्या वो उस वक्त की सरकार की भी कमजोरी के तौर पर देखते हैं आप? नहीं, सरकार की कमजोरी का सवाल नहीं। हर चीज का एक मौका, एक समय होता है। उसके साथ 17 साल के पहले भी बहुत साल कोई विपक्षीय विजिट नहीं हुई थी, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अब 17 साल के बाद गए तो इसके बाद जाके हम क्या करेंगे। ये जो गति मिली है वो चालू रखनी चाहिए। ये 5 साल करके आप छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो निर्णय लिए गए हैं सहकार के बारे में, उनको पूरी तौर से प्रयोग करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन पॉजिटिव होना चाहिए और इसको अधिक गति देके दोनों देशों का सहकार बढ़ाने की बड़ी अच्छी जरूरत है। नीलांजन दा, जिस तरीके से एम्बेसडर कह रहे हैं कि भाई अब मौके पहले थे नहीं थे, अब मौका मिला है, मौके का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक क्या विदेश नीति में, क्योंकि हम यही मानकर चलते हैं कि सरकारों में विदेश नीति की कंटिन्यूएंस होती है, क्या मोदी एक अपनी छाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं पड़ोस पर ज्यादा ध्यान देते हुए? जाहिर सी बात है, अपनी छाप बनाने की कोशिश करें, अपने किस्म की फॉरेन पॉलिसी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि 17 साल वाली, सिर्फ इस चीज़ पे नहीं अटक के हम थोड़े व्यापक तौर से देखने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली क्या इस विजिट से निकल के आ रहा है। 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जिसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जिस तरह से काठमांडू में आज तरह से एक तरह से जनता का उमार जो उभर के आया और मोदी के प्रति, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नेता से होकर उनकी करिश्मा जो है इंटरनेशनल एरियाज में ट्रांसेंड करती हुई जा रही है, जिसको हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके क्या कारण है उसको समझना पड़ेगा। शायद कहीं ना कहीं से नेपाल का जो एक किस्म का मेजॉरिटेरियन जो एक हिंदू आइडेंटिटी है और उसका एक आइडेंटिफिकेशन नरेंद्र मोदी के साथ है, क्या इसका कोई एक कनेक्टिविटी है, शायद आगे चल के देख के समझ में आएगा। हालांकि फिलहाल जो है हिंदू राष्ट्र या मोनार्की की बातें वो वहां नहीं कर रहे थे, संघीय गणतंत्र लोकतंत्र की बातें कर रहे थे। ध्यान दें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल को जो परिभाषित किया है उसमें उन्होंने वो वर्ड सेकुलर इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी जी जो नेपाल के पार्लियामेंट में बोले कि हम क्या कल्पना करते हैं कि नेपाल
कैसा बने, उसमें वो सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको करना चाहिए था, उसको सेकुलर को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, लेकिन ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम डिबेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि लेकिन जो इस विजिट की जो सबसे बड़ी ब्रिलियंस है, नरेंद्र मोदी को हम लोग बोलते आए अक्सर कि वो हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन या शायद बेस्ट सीईओ हो सकते हैं। ये पहली बार आपको देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी एक कदम उठा के सीईओ को ट्रांसेंड करके सब कॉन्टिनेंट का चेयरमैन किस्म का विजन छोड़ के आए। वहां जाके उनको नहीं एडवाइस नहीं किया कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन कहा कि आप लोग जो तय करेंगे उससे उसको हम समर्थन करेंगे। ये बहुत बिल्कुल चेयरमैनशिप किस्म की उपमहाद्वीप में भी जो है कहीं ना कहीं एक संदेशा भेजने की कोशिश की जा रही है। बिग ब्रदर नहीं है, लेकिन बड़प्पन जरूर दिखाते हैं। बिग ब्रदर नहीं हो, लेकिन जो कंट्री, अगर आपको कोई दिक्कतें हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, शायद ऐसा संदेशा दिखाने की कोशिश। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास जाने के पहले कुछ और दर्शकों के सवाल हम यहाँ शामिल करेंगे। अब इन खबर.com पर सुरेश तावड़े ने लिखा है कि मोदी की विदेश नीति की नेहरू और वाजपेयी से तुलना करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी से वकील नरेश चौहान ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना उनका। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो गठबंधन सरकार की जकड़ में थे और मनमोहन सिंह जो है वो मल्टी चैनल रिमोट कंट्रोल के अंडर थे, लेकिन मोदी जी को अपार जन समर्थन प्राप्त है, तो इनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। राजीव प्रताप रूडी जी, आप क्या कहेंगे, क्या इस वक्त जल्दबाजी होगी नरेंद्र मोदी की तुलना करना कि भाई उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या अलग होगी, क्या बेहतर होगी वाजपेयी साहब से, मनमोहन सिंह से, या फिर एक जन समर्थन हासिल है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके पास एक अलग छाप छोड़ने की? देखिए, जहां तक विदेश नीति का सवाल होता है, औसतन किसी भी देश का विदेश नीति कंसिस्टेंट होता है, उसमें एक सामान्यता होती है, उस परंपरा को लेके चलते हैं। लेकिन इस बार एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी रुचि विदेश नीति पर है और स्वयं इसमें उनकी अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी है। शुरुआत के तौर पर जिस दिन उनका शपथ हुआ, उसी दिन आपने देखा कि एक प्रकार से सार्क समिट उनके शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद हुआ, और शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पड़ोस देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके शपथ विधि में आए, और उसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था। उसके बाद उनके भूटान का यात्रा, उसके बाद अब नेपाल का यात्रा, उसके बाद तुरंत अब आने वाले दिनों में म्यांमार का यात्रा। ये सब इस बात को इंगित करता है कि सबसे पहले वो अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं। संबंध जो अच्छे अगर हैं तो उसे और मजबूत बनाना चाहते हैं, और जो आर्थिक निर्भरता एक दूसरे देश के प्रति है उसे संपूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं। लेकिन राजीव जी, संवाद एक बार अपने पड़ोस के साथ अच्छे संबंध कायम करने का, और जो आयात निर्यात की जो चेष्टा है और अपने संबंध जोड़ने का है, मुझे लगता है कि ये अपने कार्यकाल के 2 महीना के भीतर ही जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने अपॉर्चुनिटी निकाला है और वो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेश नीति को उन्होंने बहुत महत्व दिया है, और विशेष करके पड़ोसियों के साथ जो उनकी नीति होगी वो मुझे लगता है कि अद्भुत है। क्योंकि भारत के इतिहास में पिछले 65 वर्ष की आज़ादी में, 65 वर्षों की आज़ादी में किसी प्रधानमंत्री ने इस दिलचस्पी के साथ, इस प्रयास के साथ अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कायम किया, मतलब राजीव जी, जल्दी यात्राएं करके शायद पहली बार भारत के। राजीव जी, क्या आप कह रहे हैं कि वाजपेयी साहब ने भी इतना ध्यान नहीं दिया था पड़ोसियों पर जितना इस वक्त मोदी जी की विदेश नीति बेहतर नजर आ रही है उनसे? बेहतर किसी चीज, किसी को तुलना करके हर प्रधानमंत्री की अपनी सोच होती है, और ये बड़ा ही घटिया अगर प्रस्ताव है आपका कि यदि आप के जैसा चैनल अगर तुलनात्मक अपने ही पार्टी के किसी वरिष्ठ अगर प्रयासों में और अंतराल में कुछ बेहतर किया जाए, तो ये अपने शब्दों से कहना कि क्या पिछले का कमजोर था, ये बड़ा इस पूरे डिबेट को बड़ा कद छोटा करता है आपके इस बयान से। मैं समझता हूं कि अगर विदेश नीति पर अपने प्रधान आपने कद छोटा कर दिया, आपने पूरे डिबेट का कद छोटा कर दिया। राजीव जी, पॉलिटिक्स ले आई। राजीव जी, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। सुन रहे हो, मैं भी राजीव जी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर अपनी अगली छाप छोड़ रहे हैं, उपयोग किया और कहा कि भाई क्या वाजपेयी। राजीव जी, माफी चाहती हूँ, हम छाप छोड़ रहे हैं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको लगता है पड़ेगा अपने पूरे टिप्पणी को बदलने के
राजीव जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम लोग सवाल यही कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो मनमोहन सिंह, वो वाजपेयी जी से ज्यादा अलग, ज्यादा बेहतर हो सकती है? क्या उसके आसार नजर आ रहे हैं? आपने क्या शब्द का उपयोग किया मैडम? आपने तो ये कहा कि तो इसका मतलब वाजपेयी जी की नीति कमजोर थी। ये कोई तुलना करने की स्थिति है? हर आदमी चाहता है कि बेहतर करे। राजीव जी देखिए, आपसे हम आते हैं, लेकिन राजीव जी माफ कीजिएगा, मैं नेगेटिव एजेंडे की बात नहीं, हम तो मजा आएगा, दर्शकों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। राजीव जी, हम नेगेटिव एजेंडे की बात नहीं कर रहे हैं। सियासत अपने चैनल पर ला करके किसी भी डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, थोड़ा सा तो कभी-कभी राजीव जी जरा सा माफ चाहूंगी मैं, क्योंकि संजय निरुपम जी भी यहाँ पर मौजूद है, एम्बेसडर अरविंद कुमार भी मौजूद है। हम इन सबसे यही बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ अगर हम मनमोहन सिंह ने अगर नेपाल को उनकी अनदेखी की 10 साल में, क्या उनकी कमजोरी नहीं होती है? तो वो तो हमें पूछना पड़ेगा ना, इसलिए हम बिल्कुल, मैं फिर से कहूं, चाहे कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, हर सरकार विदेश नीति में निरंतर, अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा अब हम सरकार में हैं, हम आगे आने वाले दिनों में और बेहतर क्या करेंगे, एक प्रत्यक्ष मैट्रिक्स उभर के आया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में, मैं ये तुलना कतई नहीं करना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह की नीति, औसतन एक देश की नीति पारंपरिक तौर पर आगे बढ़ने की होती है विदेश नीति में। उसमें कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि फलाने प्रधानमंत्री ने कम किया, फलाने प्रधानमंत्री ने ज्यादा किया। हाँ, इस बार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रूपरेखा है अपने समय, उन्होंने टारगेट जो अप्रोच अपनाया है कि पहले अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध अच्छे हों, संवाद अच्छा हो, हम लोगों का एक दूसरे पर जो निर्भरता है वो बढ़े, हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सके। हो सकता है इसकी गति ज्यादा हो सकता है इसका प्रयास ज्यादा हो, और मुझे लगता है कि पूरे मैट्रिक्स में ये दिख रहा है कि इन्होंने एक नया प्रारंभ किया और 2 महीने के भीतर किया है। अब उसको बार बार तुलनात्मक बना हालांकि राजीव जी, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके शो ज्वाइन करने के पहले इस कदम को बेहद स्वागत योग्य करार भी दिया था खुद संजय निरुपम जी ने। यहाँ कुछ दर्शकों के सवाल हम लेंगे। फेसबुक पर करण शर्मा ने लिखा है कि 4500 करोड़ भूटान को दिए गए, 10,000 करोड़ नेपाल को दिए गए। अब इस पर सवाल यह है कि बदले में आखिर हमें क्या मिला। वहीं फेसबुक पर अरविंद कुमार ने लिखा है कि अगर नेपाल से भारत को पावर प्रोजेक्ट के मामले में मदद मिलती है तभी नरेंद्र मोदी की नीति की सफलता है। संजय निरुपम जी, यहां जिस तरीके से जो संयुक्त स्टेटमेंट है उसमें भी कहा गया कि भाई जो सीमा के इश्यूज हो उनको फाइनली एक बार रिजॉल्व करने की ओर कदम बढ़ाए जाए, तमाम बातों का जिक्र किया गया है, तमाम मुद्दों को जो है खुद अपनी भाषण में छुआ था नरेंद्र मोदी जी ने। आपको लगता है कि कम से कम टेक अवेज बहुत सारे मिले हैं इस ट्रिप से, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया था काठमांडू में उनको ग्रीट करने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत खुशी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री काठमांडू जाते हैं और नेपाल की जनता सड़कों पर निकल करके हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करती है। उनका जो उत्साह था, निश्चित तौर पर उस पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर खुशी होती है। नेपाली जनता वैसे भी भारत से प्रेम करती है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मंत्री, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, उससे उनका एक अपना जुड़ाव है। तो ऐसे में ये तो उत्साहवर्धक चीज है। मुद्दा क्या है, जो अभी जिस बात पर रूडी जी बहुत गुस्सा हो रहे थे आपके ऊपर, इन्होंने ही इस प्रकार से प्रचार किया कि 17 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मतलब 17 साल में वाजपेयी भी जो नहीं कर पाए वो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए यह सवाल उठता है। मुझे इस सवाल में ज्यादा नहीं जाना है। मेरा प्रश्न इतना है कि मोदी जी 2 दिन नेपाल गए, चर्चा करके आए, बातचीत करके आए, हमें क्या मिला? हम नेपाल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन नेपाल, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, आप जो बीच में मत आइए। अभी क्या होता है कि नेपाल पहले से चाइना के नियंत्रण में, बहुत सारे इश्यूज हमारे पेंडिंग है, जैसे सीमा का विवाद है, बिजली से जुड़ा हुआ विवाद है। उसके बाद 1950 की जो भारत और नेपाल की जो संधि है, उस संधि को रिव्यू करना चाहिए। नेपाल ने एक अरसे से आग्रह किया, नेहरू जी के द्वारा साइन किया हुआ संधि है। अब इस संधि में भारत ने बहुत कुछ नेपाल को दिया है, लेकिन बदले में जो संधि में नेपाल को देने का एक वचन दिया गया था, नेपाल ने नहीं दिया अभी तक। नेपाल को कहा गया था कि आप अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए निश्चित तौर पर भारत से राय विचार करें, लेकिन नेपाल ने आज तक नहीं माना। नेपाली जनता, नेपाली नागरिकों को भारत में बहुत इज्जत देते हैं, हम उनको अपने भाई की तरह समझते हैं, लेकिन क्या भारतीय नागरिकों को नेपाल में वो सम्मान, वो सत्कार मिलता है? शायद नहीं मिलता है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो नेपाल भारत की संधि, दूसरा बिजली, और तीसरे आयात निर्यात और ट्रेड के संबंध में नेपाल से आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप नेपाल को दे रहे हैं। बेशक दीजिए, नेपाल एक छोटा देश है, आपके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण देश है, उसको दीजिए, लेकिन नेपाल को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, तब कहीं जाके हमारी विदेश नीति की कामयाबी होगी, तब मोदी जी की इस नेपाल यात्रा की कामयाबी मतलब लिखी जाएगी। आपके स्तर पर मैं एम्बेसडर अरविंद से रिएक्शन लेना चाहूंगी। एम्बेसडर अरविंद, हालांकि जिन पावर अग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगले 45 दिनों के अंदर जो है
है इसे कंक्लूड किया जाए। आपको लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात थी कि भाई पावर ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, या आपको लगता है कि ठीक है ये एक मुद्दा जरूर था लेकिन इसकी वजह से पूरे पिक्चर को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, टेकअवेज कहीं ज्यादा थी? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी एम्बेसडर। हाँ, ये पावर परचेज एग्रीमेंट है, इस पर आज बहुत सालों से तकरीर चालू है। इसका मतलब दोनों पक्षों ने बैठ के इसकी कंटिन्यूअस बात करनी चाहिए और जैसे कहा है 45 दिन में होना चाहिए। मुझे एक यहाँ कहना पड़ेगा, बड़े खेद से कहना पड़ेगा कि अभी तक जो चर्चा हो रहा है वो थोड़ा सा मुझे लगता है ये विजिट डिरेल हो जा रही है। पिछले 17 साल में या 37 साल में क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब आने वाले दिनों में क्या होगा। ये जो यात्रा हुई है इसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसका फायदा दोनों पक्षों को क्या होगा। 10,000 करोड़ का जो क्रेडिट दिया है वो टेक्निकल क्रेडिट है, वो कोई खैरात नहीं, कोई दान नहीं, ये मदद है। ये इसलिए है कि नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो निकले और उस नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर से नेपाल में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी आएगी, लोकसत्ता दृढ़ बनेगी। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेक्युलर कहे ना सेक्युलर कहे, नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी डेमोक्रेसी में हमें इंटरेस्ट है। सर हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि वहाँ निरंकुशी सत्ता कोई रहे। अम्बेसडर थोड़ी सी वक्त की कमी है, माफी चाहती हूँ आपसे अम्बेसडर साहब, थोड़ी वक्त की कमी है। लास्ट बहुत आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर, लास्ट कमेंट 30 सेकंड्स में लेना चाहूंगी। नीलांजन, आपको लगता है कि कम से कम जो विदेश नीति की, क्योंकि नेपाल पर हम डिस्कशन कल भी कर चुके हैं 1 घंटे भर, आज हम बात करना चाह रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी पर आपको लगता है कि ये बिग ब्रदर एटीट्यूड का जो आरोप लगता है पड़ोसियों की तरफ से, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, काफ़ी हद तक कर पाए। उनका जिस तरह से रिस्पांस हुआ है वहाँ के नेपाल के पार्लियामेंट में, उससे जाहिर से समझ में आता कि जो हिंदुस्तान की तरफ से जो मैसेज गया है कि हम आपको को दिशा डायरेक्शन समझाने नहीं आए, लेकिन हम आपकी जो अपने जो फैसले हैं उसको समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करना है। आप जो रास्ता हिंदुस्तान के लिए बहुत सूटेबल होगा, बहुत फायदेमंद होगा अगर नेपाल एक डेमोक्रेटिक और स्टेबल मुल्क के तौर पे हमारे नॉर्थ में रहे। फाइनल वर्ड राजीव जी, आपको लगता है कि यहाँ पर जो है उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि सब कॉन्टिनेंट में जो है नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति अब और भी कहीं ज्यादा अलग होगी, वो अपनी अलग पूरी छाप छोड़ेंगे? ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है, लेकिन नेपाल के साथ लेन देन के संबंध की जब भी हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या फायदा हुआ, तो हमें देखना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर कि नेपाल के साथ यदि पड़ोस में चीन बैठा है और चीन उस देश में क्या कर रहा है, और कहीं ऐसा तो ना हो कि हम अपने इस लेन देन की नीति में जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, जो शायद इनकी पारंपरिक तौर से ये नीति रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लेन देन की नीति में हम चाइना के सुपुर्द कर दे नेपाल को। सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है कि नेपाल भारत के साथ एक मत होकर के खड़ा रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर सबसे बड़ी जरूरत यह है। और जिस तरह से नेपाल आहिस्ता आहिस्ता पिछले 20 वर्षों में चीन की तरफ बढ़ता चला गया है, यदि हम उसे रोकने में कायम हो सके और यदि हम वापस नेपाल के साथ वैसे नेपाल और भारत के बीच में सामाजिक सांस्कृतिक निर्भरता रहनी चाहिए, साथ साथ हम उसके ऊपर बड़े बिग ब्रदर के रूप में ना रहें, लेकिन नेपाल हमारे साथ खड़ा रहे और हम नेपाल की समस्याओं के साथ उन्हें स्टेबल एक नेशन के रूप में और विकसित नेशन के रूप में देख सकें। ये हमारे हित में है, ना कि अकेले नेपाल के हित में है। इस नीति को लेन देन की नीति ना मान करके, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को पूरी तरह से समझ पर रख के काम किया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी जी, संजय निरुपम, साथ ही साथ एम्बेसडर अरविंद और नीलांजन जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ पर नेपाल छोटा मुल्क जरूर हो, लेकिन पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारी सीमाएं सटी हुई हैं और उसकी कई ज्यादा सामरिक अहमियत भी है। ऐसे में उसके साथ आप जो भी डीलिंग करते हैं उसे एक बड़े पिक्चर में देखने की जरूरत है। बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिले लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या मोदी की पड़ोस नीति हो सकती है मनमोहन, अटल और नेहरू से ज्यादा कारगर? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक 85% लोगों ने हां में जवाब भेजा है, जबकि 15% लोगों ने ना में जवाब भेजा है।